बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से हैं। गर्मी अपना असर दिखाना शुरू हो गई है। सिंस जून इज स्टार्टिंग इनफैक्ट इट इज स्टार्टेड और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में। कल हमने लाहौर में देखा कोई 43 तो मेरी गाड़ी दिखा रही थी एंड इट मस्ट बी मोर देन 43 क्योंकि लाहौर का 45 और वैसे 43 तो लेकिन ये है कि बस एहतियात करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। हम इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते रहते हैं। जो तवज्जो मैं दिलवाती हूँ, जो मैंने सुबह मेरे साथ हुई है, 30 रुपए पेट्रोल महंगा किया है एक बार 60 रुपए मतलब आप 60 हो गया ना, 30 रुपए मतलब क्या हो रहा है भाई। लेकिन मेरे नज़दीक उससे भी नज़दीक एक फ़नी बात है। क्या? आपको पता है कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि हम जो पेट्रोल और डीजल है ना, इसके ऊपर हम सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीजल की एक स्कीम ला रहे हैं। अच्छा। और ये दबाव हम चाहते हैं उन लोगों पे पड़े जो कि बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। ठीक है। और कल जो लाइंस लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स के ऊपर, उसमें बड़ी तादाद बड़ी गाड़ियों की थी। एग्जैक्टली दैट वाज द वर्स्ट पार्ट कि जैसे अनाउंसमेंट हुई और रोड्स के ऊपर इस कदर ट्रैफिक थी और वो तमाम गाड़ियां जिनको मैं ये नहीं कहती कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हर एक को पड़ता है, लेकिन स्टिल शायद छोटी गाड़ी वाले लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मतलब 4 करोड़ की गाड़ी लेके 400 रुपए का पेट्रोल बचा के क्या कर लेंगे तो और इतनी लंबी लाइनों में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल जी ये बहुत ही अनजस्टिफाइड चीज़ है जो अभी देखें। एक चीज़ तो इस हुकूमत को समझनी चाहिए कि ये प्रेशर सब पे एक जैसा वाकई नहीं आना चाहिए। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कहते हैं कि मेरी प्राडो में जो पेट्रोल डलता है और एक शख्स के रिक्शे में, बाइक में या उसकी मेहरान में जो पेट्रोल डलता है उसमें फ़र्क होना चाहिए। आप एक लाइन ज़रूर बनाएं और कुछ ऐसा होना चाहिए। और वैसे शौकत तरीन साहब इस हवाले से एक सजेशन भी दे चुके हैं। वो ये बता चुके हैं शौकत तरीन साहब कि जी हुकूमत जो मुख्तलिफ PSO के पंप्स हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि स्टेट ओन्ड है, तो उस पर कुछ ऐसा सिस्टम लेके आया जा सकता है जिसके तहत जो बाइक्स वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले हैं उनको सस्ते अमाउंट में दिया जाए या किसी कार्ड के ऊपर पेट्रोल दिया जाए। बहुत सारे लोग इस हवाले से सजेशन दे चुके हैं कि आप जो एक टारगेटेड सब्सिडी आप बहुत सारी स्पेसिफिक टारगेट क्लास को दे सकते हैं जो सफर करते हैं। जो मोटरसाइकिल में बेचारा आप फ्यूल डलवाएगा, वो क्या डलवाएगा फ्यूल, जिसने ट्रैवल करना है, रोज की बुनियाद पे ऑफिस जाना है, अपने बच्चों को लेके जाना है स्कूल, इन सारे लोगों के लिए एक टारगेटेड सीन होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि कार्ड सिस्टम हो कि लोग कार्ड सिस्टम हो, एक टर्मिनल, एक स्टेशन डेडिकेट कर दें कि यहाँ से बाइक वाले और छोटी 1000 सीसी से कम गाड़ी वाले जो है लोग वो डलवा सकते हैं। और उसके लिए जो और उसका जो डिफरेंस है वो बेशक लिया जाए उन लोगों से जो 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जानिब अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो जनाब बिजली भी तकरीबन यूनिट 11 रुपए 90 पैसे। मैं कह रहा था कल हमने थोड़ी सी बात लोड शेडिंग की थी तो नेपरा माइंड ही कर गया, उसने 11 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी और लोड शेडिंग डबल हो गई है। तो एक तो अच्छा इस सारी सूरत हाल से निकलते हुए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अवाम के अंदर बेचैनी बड़ी बढ़ रही है। माय डियर गवर्नमेंट, जो भी ऑफिशियल अगर कोई हमें देख रहा है, अवाम बहुत बेचैन है और अवाम ये कह रहे हैं कि सूरत हाल जा किस जानिब रही है क्योंकि आप इकदाम किए जा रहे हैं, अवाम को एतमाद में नहीं लिए जा रहे। और रिसेंटली यूक्रेन के वाक़े के बाद, श्रीलंका के वाक़े के बाद लोग बड़े परेशान हैं, लोग रिलेट करना शुरू हो गए हैं। लोगों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। इट्स द वर्स्ट पार्ट के लोगों को पता ही नहीं है कि जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस या उनकी रोजमर्रा डेली यूज की जो आइटम्स है वो महंगी हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, कितना अरसा ये सिस्टम चलेगा, कब इस पे जो कहले रिवर्स होगा, इस हवाले से किसी को कोई आइडिया नहीं है। बस हम आए रोज़ यही खबरें सुनते हैं। हम न्यूज़ चैनल में होकर हमारे अंदर एक कंसर्न्स बढ़ गए हैं कि ये सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, हम जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन लोगों की भी परेशानी इतनी है जितनी आम लोगों की है। सो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग, हमें नहीं आइडिया कि किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और हुकूमत को इसमें जो सबसे ज़रूरी काम करना चाहिए वो ये है कि अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि हुकूमती मुश्किलात भी हैं, लेकिन अवाम की मुश्किलात का भी कोई हल होना चाहिए। डेवलपमेंट बजट के हवाले से ऑलरेडी खबरें आ रही हैं कि उसको थोड़ा कट डाउन किया जा रहा है, मजीद कर देना चाहिए। अवाम को ज़रा ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए एंड बिलीव कि कुछ ना कुछ इस हवाले से हुकूमत करेगी और अगर करे तो हमें नज़र भी आना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल वक्त है। और सबसे बढ़कर अपने इख्तिलाफात को छोड़ के आपको मुल्क के लिए और लोगों के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपके अपने जो ज़ाती अना के मसले हैं या ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। जो पब्लिक है, अवाम है, जिसके आपको वोट देती है, उनके मसाइल सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। अवाम को एक के बाद एक और झटका। तजर्बाकार हुकूमत ने एक ही हफ्ते में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया।
2 दिन में बिजली की फी यूनिट कीमत 11 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी गई। कहां जाएं, क्या खाएं और क्या बचाएं, महंगाई से जीना मुश्किल हो गया। आवाम गुस्से से लाल पीले। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसलों की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। 1-1.5 माह मुश्किल होगी, इसके बाद फिर आसानी हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की बढ़ती महंगाई पर मुख्तलिफ दावों से आवाम को तसल्लियां देने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट से लॉन्ग मार्च की पेश की इजाजत की दरखास्त वापस। साबिक वजीर आजम इमरान खान की कारकुनों को फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। कल दीर के जलसे में आइंदा का लाएअमल देने का ऐलान। पीटीआई का बिजली और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन। पेट्रोल पहुंच से दूर हो चुका। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छोड़ें, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं और पैसे बचाएं। साइकिल भी खरीदने जाएं तो दिल बड़ा रखें, क्योंकि बगैर पेट्रोल के चलने वाली साइकिल भी अब इंतहाई महंगी हो गई है। दुनिया की 8000 मीटर बुलंद 14 में से 11 चोटियां सर करने वाले सरबाज खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और स्विंग के सुल्तान लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम आज अपनी 56वीं सालगिरह बना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, चले, ऐसे ही लग रहा था पैसे गिन रहा हूँ। मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है बड़ी खबर में, और इमरान खान ने फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले लॉन्ग मार्च के लिए जो पीटीआई की पेश की दरखास्त है, इस पर उसको एतराज़ात उस पर लगाएं और उसे वापस कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने शांगला में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत की, और उन्होंने ऐलान किया कि हफ्ता 4 जून को दीर के जलसे में लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो लाएअमल है उसको बाकायदा तौर पर उनको बताएंगे। इस हवाले से इमरान खान मजीद भी गर्जे बरसे। जी सुनिए जरा क्या कहा। मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने हालिया मुत्ताज़ा इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा सुनते हैं। उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। रोज रोना धोना की अदालतें अच्छी नहीं हैं, 12 बजे मेरे लिए क्यों खुली, मैंने क्या किया? भैया आपने आइन तोड़ा था। दूसरी जानिब इतलात ये भी आ रही हैं कि वफाकी काबीना के अरकान ने मुतनाज़े बयानात पर इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद वजारत दाखिला और कानून में कानूनी पहलुओं पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो फिर साबिक वज़ीर आज़म की फौरी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पर 124A के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है, जिसकी सज़ा उम्र कैद और जुर्माना भी है। इसी सारी सूरत हाल पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और सियासी उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। कुछ अच्छी पिक्चर नहीं है, इकॉनमी की भी अच्छी पिक्चर नहीं है, सियासत की भी अच्छी पिक्चर नहीं है, और ऐसा लगता है कि ख़राब हुए जा रही है सूरत हाल। बगावत के मुकदमों की आवाज़ें आ रही हैं जो कि किसी भी मुल्क के सियासी कल्चर के लिए ठीक नहीं होता। आपका टेक मैं इस पर चाहूँगा। हुकूमत जिन खतूत पे सोच रही है, अगरचे के इमरान खान के बयानात मुतनाज़े हैं, नहीं होने चाहिए एक नेशनल लीडर के इस तरह के बयानात, लेकिन दूसरी जानिब बगावत की बातें, आप क्या देख रहे हैं सारी सूरत हाल में? एक तो बात बड़ी अहम है, बात यह है कि हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है
हुकूमत की कोशिश होती है कि जो पॉलिटिकल हालात कंट्रोल किया जाए। इकॉनमी जो चैम्बर्स में है, आपके सामने अभी 60 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा वो वी कांट बिलीव। कि बिजली भी बढ़ गई है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर में डीजल इस्तेमाल होता है, हर जगह पर आपका इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर इवन एयर फेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे ओवरऑल इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस स्टेज के ऊपर हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि इस टेम्परेचर को पोलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करें, और वी हैव नो राइट टू हर एक को आप ये कह दें कि वो गद्दार है, ये गद्दार है, या वो इसराइल से ताल्लुक रखता है। ऐसे अल्फाज मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिशियन को नहीं करने चाहिए। आप पॉलिटिकल जमहूरियत अंदाज में जमहूरियत को चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपकी गवर्नेंस, आपकी डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फिर लोग क्यों देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। आप कभी इमरान खान कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, कह रहे हैं जी आप ये कर रहे हैं, फिर कभी PMLN की बात होती है तो वो देखने कहते हैं हमें इजाज़त मिल गई है। आप अपना काम करें, अपनी अच्छी डिलीवरी करें, आवाम को रिलीफ दें। आवाम क्यों अवामी नुमाइंदे चुपचाप हुकूमत बनाते रहे, क्योंकि निज़ाम में जिंदगी चल सके। और फिर 124A लगाने से इससे क्या होगा, देखिए ये तो आप इसका मतलब है कि आप मुल्क में कोई आप डिक्टेटरशिप कायम कर रहे हैं। हर एक को राइट है, ये काम हमारा नहीं कि हम ये कहेंगे कि गद्दार है। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, चॉइस ऑफ वर्ड गलत है, आई डू एग्री कि उसको उनको एक्स प्रेसिडेंट नहीं कहना चाहिए कि ये किस तरीके से बात कर देंगे कि मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये कहेंगे हमारे दुश्मन के डिजाइन ये है, वी ऑल नो कि एनिमी का डिजाइन क्या है। एनिमी का नैरेटिव बेसिकली ये है कि फौज और अवाम में जो कॉन्फिडेंस है वो उसको कमजोर किया जाए, फौज को कमजोर किया जाए और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। दैट इज एनिमी डिजाइन, और डेफिनेटली उनका डिजाइन है। अमेरिकन इवन अफगानिस्तान में जो आए थे वो कोई अलकायदा के 200 लोगों को मारने नहीं आए थे। दे हैड अ ग्रैंड डिजाइन। वो साउथ सेंट्रल एशिया के माउथ पे आके बैठते थे, चाइना को मॉनिटर कर रहे थे, ईरान को कर रहे थे, पाकिस्तान को कर रहे थे, न्यूक्लियर एसेट को मॉनिटर कर रहे थे। एक इस्लामिक मुल्क है, याद रखें हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, एक जिसकी फौज भी बहुत लड़ाका है, वो उनका न्यूक्लियर मुल्क है जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी पदार्थ में करेंगे, ये वो नहीं चाहते हैं, और हम अपने अंदर से ही अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये उसको कमजोर कर दें। आई थिंक वी शुड गो बिकम काफी मैच्योर होने चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, मैच्योर और स्टेटमेंट्स भी ये सब देनी चाहिए। दूसरी जानिब पॉलिटिशियंस की जानिब से, चाहे वो मौजूदा या एक्स प्राइम मिनिस्टर, दोनों की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना डेफिनेटली अनजस्टिफाइड है। इस सारी सूरत हाल पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे का जो लाया अमल है इमरान खान साहब का, उन्होंने कल भी जिस तरह से जलसे के अंदर खिताब करते हुए बहुत सारी बातों पे खुलकर जो कह रहे एक जो अटैक की और बहुत खुलकर उन्होंने तनकीद की, इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? और आइंदा जो लॉन्ग मार्च के मुतालिक उनका लाया अमल होगा, उन्होंने कहा कि वो दीर के जलसे में इसके हवाले से ऐलान करेंगे। आपको क्या लगता है क्या लाया अमल इमरान खान साहब इख्तियार करेंगे? देखें, एक तो बात यह है कि जो भी पोलिटिकल पार्टी है वो अवाम को ये बताए कि अगर वो आती है अपने मैनिफेस्टो लेकर आए और अवाम को कन्विंस करें कि जी हम आएंगे तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो लेजिटिमेट मैनिफेस्टो होना चाहिए। ये नहीं कि हम आसमान और जमीन मिला देंगे, सब कुछ कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर लॉन्ग मार्च करने, जमहूरियत में एक फंडामेंटल राइट्स में अलाउड है कि आप अपने मार्च भी करें, आप अपना जलसे भी करें, कोई एज लॉन्ग एज इट इज वेरी पीसफुल और आईन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और उसके लिए आइडियल बात वही है कि इसको हम ये देखें कि इसको हमने कैसे लेके चलना है। आपने अगर आपको एक रास्ता दे दिया जाता है उस पर आए, पीसफुल लेकर आए और एक जगह आए और अपना जलसा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत के जो बयानात हैं वो भी एक जल्दी पे आग का काम होता है। राना सनाउल्लाह को आपने देखा होगा कि हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे, पहले जैसे किया है। ये चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आई फील के जो कंट्रोल है, जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को इतने इकोनॉमिक प्राइसेस हैं, उनको उधर ध्यान देना चाहिए। आवाम के लिए देखें, PMLN गवर्नमेंट आई है, क्या डिलीवर किया। पिछले 8 हफ्ते हो गए हैं, एक चीज भी आवाम पे सवाए रोजाना की कीमत बढ़ रही है। और अभी बजट इज कमिंग, बजट में इसे अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कल के खिताब को लेकर। अब तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल खुल के, कल तो एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने नाम ले लिया और बाकायदा तौर पे ये कहा कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब प्रोवोक कर रहे हैं, इमरान खान साहब इन्वॉल्व कर रहे हैं
बाकायदा तौर पर ये चूंकि वो कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि इस सारी सूरत हाल के बाद फिर इसके नताइज आप क्या देखते हैं, जब एस्टैब्लिशमेंट इन पर्टिकुलर फौज बार बार ये बात कह रही है कि हमें सियासत के अंदर न धकेला जाए, ना लेके आया जाए। इमरान खान साहब बुला रहे हैं उनको, और कल तो उन्होंने कह दिया कि आप न्यूट्रल है, भले रहें, लेकिन तारीख आपको देख रही है और लोग जानते हैं कि ताकत आपके पास है, कोट अनकोट। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि फौज ने, डीजीआईसी ने बड़ा क्लियर किया कि वी आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स, हमें ट्रैक नहीं करें पॉलिटिक्स में। इसलिए वो फौज याद रखें कि फौज का एक एक सिपाही और चीफ आर्मी स्टाफ सब लेके पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, रियासत पाकिस्तान के लिए फौज अपनी आखिरी खून का कतरा रखा दे, ये तो क्लियर है। लाइक टू सेफगार्ड आवर न्यूक्लियर एसेट, इस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा व्हाटसोएवर हैपन। इसलिए फौज को नहीं लाना चाहिए। आप अपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, सियासी इख्तलाफात को आप जमहूरी तरीके से हल करें, डोंट इन्वॉल्व। लेकिन खान साहब तो ला रहे हैं बेगी साहब, बार बार ला रहे हैं। दिस इज व्हाट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ही शुड, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होती है डिप्लोमेसी में वो बहुत आम होती है जी। आपको कुछ ऐसे सारी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसमें आप लोगों को गलत इंप्रेशन दे, दुनिया को गलत इंप्रेशन दे। अपनी टॉलरेंस रखें, और चॉइस ऑफ वर्ड में हमेशा से उनकी प्रॉब्लम है कि वो इधर नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इट, एब्सोल्युटली नॉट। कितना मशहूर हुआ था ऐसे, देयर अ वे टू से जी, अगर कोई बात होगी तो अड्डे देने की बात, और पार्लियामेंट में जाएंगे, अवाम के नुमाइंदों के पास जाएंगे, लेट देम सी व्हाट दे से, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। यू डोंट हैव टू बी वेरी जी, देयर इज नो एंड टू इट। और मुझे तो लगता है कि आने वाले कुछ वक्त में खान साहब बाकायदा तौर पे शख्सियात का नाम लेना शुरू कर देंगे जिससे वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो और इस सूरत हाल उस जानिब जाए। लेकिन नबी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी तज्ज़िये का बहुत शुक्रिया। सियासत को किस जानिब ले गए हैं हमारे सियासतदान, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपके सामने है, और इस वक्त जो एहतजाज की सियासत जारी है उसका रुकना इंतहाई अहम है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए। सब सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान या उसकी मईशत ही नहीं होगी तो आप और हम कहाँ से होंगे। मेरे ख्याल में कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने चाहिए और थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा फॉर द टाइम बीइंग करना चाहिए। सियासत इधर ही है, बन जाएंगे आप लोग भी वज़ीर आज़म, आ जाएगी आपकी भी हुकूमत, चले जाएंगे ये भी, मुल्क की मईशत का थोड़ा सा ख्याल करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ मसाइल हल करने और मुल्क चलाने में वसी तजुर्बा रखने की दावेदार हुकूमत ने अपना तजुर्बा दिखा दिया। महंगाई में पिसे अवाम को पेट्रोल और बिजली के जोरदार झटके दे दिए। इस तजर्बाकार हुकूमत ने चंद दिन पहले पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया, उसके बाद फिर बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी हो गई, फिर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 213 रुपये की जो फ़ी किलो इजाफा किया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ पहले बिजली का ज़ोरदार झटका दिया, फिर ऐसा पेट्रोल बम गिराया कि अवाम की हकीकत में चीखें निकल गई। नेपरा ने बिजली की बुनियादी कीमतों में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। ताहम हतमी फैसला हुकूमत करेगी। इजाफे के बाद जी बिजली जो यूनिट है उसकी औसत टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपये 82 पैसे हो गई है, जो कि नेपरा ने बिजली के टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह रुपये की कदर में कमी और तेल की कीमतों में इजाफे को करार दिया है। इसके बाद जी वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद 30 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और ये भी बताया कि इजाफे के बावजूद हुकूमत पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये नुकसान उठा रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले वक्त में सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल देने की का भी इरादा रखते हैं, कुछ ऐसी स्कीम हम ला सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सवाल उठाया कि हुकूमत पेट्रोल पर 50 रुपये और डीजल पर 80 रुपये कमा रही है, इसके बावजूद 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। बताया जाए कि हुकूमत ने किस खाते में ये पैसे बढ़ाए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मिफ्ता साहब कह रहे हैं हम 8 रुपये 9 रुपये ऊपर दे रहे हैं, आई मीन उसको हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, और तरीन साहब जो कि अब से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं कि हुकूमत इससे पैसे कमा रही है। क्या ये सिर्फ सियासी बयान है या वाकई इसमें कुछ है? हमारे साथ सीनियर तजियाकार राना साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में पूछ लेते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं और क्या वाकई तरीन साहब ठीक कह रहे हैं या मिफ्ता साहब ठीक कह रहे हैं। शहबाज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प और दूसरी जानिब बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल भी है आवाम के लिए, महंगाई की सूरत हाल को लेकर। इस वक्त ये जो मंजरनामा बन रहा है, इसमें सबसे पहले तो ये दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आप किसके बयान को ज्यादा ठीक समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखें, जो इस वक्त स्टेटमेंट है वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब की ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हुकूमत अभी भी पेट्रोल के ऊपर, जो कल उन्होंने बताया
कि 8.5 या 9 रुपए फी लीटर अभी भी सब्सिडी जा रही है। अच्छा। और ये शौकत तरीन साहब की ही गलत बयानियां थी जो उन्होंने IMF के सामने की, जो उन्होंने उस वक्त IMF के साथ मुआहदा किया था नवंबर 2021 में कि जी उस वक्त कर्जे की $1 अरब की किस्त ली थी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम 4 रुपए फी लीटर हर महीने बढ़ाएंगे और उसको 30 रुपए फी लीटर तक लेके जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता 17% जो सेल्स टैक्स है वो भी रिस्टोर करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। सब्सिडी का तो उस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता था, और ना सब्सिडी उस वक्त दी जा रही थी। सब्सिडी का तो आगाज हुआ 28 फरवरी 2022 को, जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सियासत की और उन्होंने बिजली के ऊपर 5 रुपए फी यूनिट और उस वक्त पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 20 रुपए फी लीटर उन्होंने सब्सिडी दी। और फिर जैसे जैसे आपके रुपए की कदर में कमी होती गई और जैसे जैसे आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थी वो बढ़ती गई, यूक्रेन और जो रूस की जंग है उसकी वजह से, तो वैसे वैसे ये नुकसान बढ़ते गए। मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन साहब को सच का सामना करना चाहिए और उनको सच बोलना चाहिए। ये बात उनकी ठीक नहीं है कि हुकूमत कमा रही है। एक अभी भी टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है, वो है इस वक्त आपके पेट्रोल के ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ली जा रही है। तो अगर 10% उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 200 रुपए के ऊपर 200 तो बाद उसके अगर जो भी बनती है प्राइस उसके ऊपर लेट्स से 20 रुपए भी वो सब्सिडी वो ले रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 200 रुपए फी लीटर के ऊपर, तो क्या ये जो हुकूमत अब सब्सिडी, सवाल ये है कि क्या ये जो हुकूमत सब्सिडी कैलकुलेट कर रही है वो 10% का इम्पैक्ट निकाल के कर रही है? क्योंकि सब्सिडी का तो मतलब ही यही होता है कि जितनी आपकी जो उसकी कॉस्ट है उसके अलावा जो उसको आप बेच रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है, ये एक चीज हो सकती है। 50-60 रुपए फी लीटर उस पर कमाना ये गलत बयानी है। ऐसी गलत बयानी इन हालात में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे जबकि वाकई पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा था और ये सूरत हाल काफी अरसा के बाद ये पैदा हुई। ऐसी खतरनाक सूरत हाल इससे पहले पैदा नहीं हुई थी। शहबाज राना, अभी तक हमने जब इतने मुश्किल फैसले हुकूमत ने ले लिए उसके बावजूद IMF की जानिब से अभी तक कोई अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही? क्या अब IMF मजीद पाकिस्तान की मईशत को, जिसे वो थोड़ा सा रफ वर्ड है, लिताड़ना चाह रहा है कि अब मजीद हम अवाम में से अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालें? बिजली हमने इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल के ऊपर कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 60 रुपए चंद दिनों में बढ़ा दिए जाएं, तो उसके बावजूद कोई ऐसी अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही जिससे पाकिस्तान ओवरऑल अपनी जो गिरती मईशत है उसको थोड़ा संभाला दे सके और सहारा दे सके? ये जैसे आपने अपने स्टार्ट में कहा कि ये तजर्बाकार हुकूमत की ना तजर्बाकारी है कि ये चीज हो रही है, और कल जब मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरा उनसे ये सवाल था कि आपकी ये जो स्ट्रेटेजी क्या ये ठीक है कि आप थोड़ा करके ये सारा काम कर उसके बावजूद आप IMF के साथ मुआहदा नहीं कर रहे। जब 26 मई को हुकूमत ने पहली दफा 30 रुपए फी लीटर प्राइस बढ़ाई थी तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप ये 30 रुपए बढ़ा दें तो उसके बाद मैं 2 घंटों में IMF से डील करवा लूंगा। उसके बाद मैंने खबरें भी की थी कि ये ऐसा नहीं है। अच्छा। हुकूमत मेरा ये चीज ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, मैंने बल्कि मेरी लास्ट स्टोरी शायद 2 दिन पहले छपी है कि ये सिर्फ से जो है मसला हल नहीं होगा, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपको टैक्सेस भी और बढ़ाने पड़ेंगे और मजीद प्राइसेस फ्यूल की भी बढ़ानी पड़ेगी। ये तो 2 दिन पहले की स्टोरी है मेरी। तो ये इस लिहाज से मैंने कल उनको ये कहा था और बेहतर स्ट्रेटेजी यही होती थी और होनी भी चाहिए थी, जो कि अभी हुकूमत की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। मैं इसे डिसएग्री कर रहा हूँ। इसका तरीका ये होता है कि जब आप IMF के मुतालबात आपके सामने आ जाते हैं कि ये 3-4 बड़ी शराइत हैं, अगर ये पूरी होंगी तो हम आपके साथ मुआहिदा करेंगे, तो फिर उस इन शराइत को एक साथ मानने की कोशिश की जाती है ताकि आप मुआहिदा कर लें और शायद मान के मुआहिदा कर लें। अब ऐसा ना हो, अभी भी ये चांस हो सकता है कि आपने 60 रुपए फी प्राइस बढ़ा दी और आपने 47% आपने प्राइस बढ़ा दी बिजली की। ये 47 नहीं है, बाय द वे ये 108% है। 108% ऐसे है कि पहले जो 5 रुपए फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी खान साहब ने दी थी वो भी विड्रॉ, वो सब्सिडी जब थी तो तकरीबन इसकी प्राइस 11 रुपए 91 पैसे फी लीटर थी, अब हो गई फी यूनिट थी, अब हो गई है वो 30 रुपए 82 पैसे फी यूनिट। तो ये 16 से तकरीबन 25 रुपए पे नहीं गई, ये 12 से 25 रुपए पे गई है। तो तकरीबन इसका इम्पैक्ट 108% बनता है इंक्रीज का। तो हम ये काम भी करें जो हमें वैसे भी करने हैं क्योंकि इकोनॉमी आपकी सस्टेन नहीं कर सकती, लेकिन ये काम करने के बावजूद भी अगर IMF के साथ पाकिस्तान का फायदा नहीं होता तो ये सूरत हाल है। तो ये इनकी नातजुर्बाकारी है। ये इनको मेरा ख्याल है कि IMF के साथ ऑन बोर्ड होके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके एक साथ दोनों चीजें अनाउंस करते, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी अनाउंस करते और उसके साथ ही प्राइसेस इंक्रीज जो है बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की वो भी करते।
बिल्कुल शहबाज, आप ठीक है, आईएमएफ के हवाले से तो आपने बात की, लेकिन सेकेंडली जब अब जो इस तरह से हम इस मईशत को देख रहे हैं, जो सिचुएशन हम सबके सामने है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो मिडिल क्लास तबका है या जिनका सैलरी पेशा, क्योंकि इनकम तो उतनी ही है लेकिन जिस तरह से महंगाई में इजाफा आ रहा है उनके लिए सस्टेन करना इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अब चूँकि बजट भी आने वाला है, हुकूमत के लिए ये भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से अभी की सिचुएशन में रिलीफ पॉसिबल है? कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो हुकूमत इख्तियार करे जहाँ पे के साथ साथ जो लोअर मिडिल है या मिडिल क्लास है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सही सूरत हाल बताने चाहिए। आप लोग भी यही काम करते हैं और मैं भी यही करता हूँ। अगले 3 से 4 माह बहुत मुश्किल है, कोई रिलीफ की सूरत हाल नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी 2000 रुपये माहाना एक आप दे देंगे तकरीबन 1/3 आबादी को, तो वो बात ठीक है। उस क्लास के लिए जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है हमारा, उनके लिए 2000 रुपये उनके लिए बड़ा उसकी अहमियत होती है, वो बात ठीक है। लेकिन वो जो बेहतरीन तबका है उसकी अपनी फिक्स जरूरियात हैं, फिक्स उनकी एक्सपेंडिचर है, उसमें हुकूमत उनकी एक मदद कर देती है, विच गुड थिंग। असल मसला वो नहीं है। असल मसला वो ये है कि जो वल्नरेबल हैं, जो गरीब तरीन से ऊपर लोग होते हैं, ये 15-20% आपकी आबादी का होता है। फिर वल्नरेबल के ऊपर आपकी आ जाती है लोअर मिडिल और फिर मिडिल इनकम ग्रुप। ये कोई आपकी आबादी का तकरीबन 50% बनता है। ये जो सेगमेंट है इसकी तरफ हुकूमत बिल्कुल नहीं देख रही, ना ये हुकूमत ना इसे पिछले वाली हुकूमत। सबसे ज्यादा जो हिट हो रहा है वो ये व्हाइट कॉलर हम लोग और आप लोग जो सैलरी क्लास, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हमारे ऊपर थोड़ी सी बेहतर रहमत है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, पर मिडिल क्लास सैलरी क्लास है, जिनके तनख्वाहें अच्छी नहीं है, उनके लिए अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एक चीज इससे बढ़कर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिसका कल मिफ्ता इस्माइल साहब से हमने 2 दफा सवाल किया, 2-3 जर्नलिस्ट ने, और बड़ा को एग्रेसिवली और ओपनली सवाल किया कि आज भी PMLN की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद हैं, उनके जो वो भी सब्सिडीज ले रहे हैं, उनको वापस नहीं ले रहे। ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर आज पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और वल्नरेबल पॉपुलेशन जो किसी भी वक्त किसी भी माशी झटके की वजह से वो आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकती है, उसके ऊपर आप सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक है, कर रहे हैं यार, आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका क्यों गैस के ऊपर आज भी सब्सिडी ले रहा है? $25 के ऊपर फी BTU हुकूमत LNG खरीद रही है आलमी मंडी से और उनको $6.5 पे दे रही है। ये इनको क्या, कौन से इनको पर लगे हुए हैं? और दूसरा, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उनकी सनतों के लिए 9 उसके ऊपर मेरा ख्याल 9 रुपए फी यूनिट या कुछ तरह 9 सेंट्स फी यूनिट के ऊपर वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दूसरा, ये तमाम अमीर तरीन पाकिस्तानी जो हैं, क्यों वो सस्ते सब्सिडाइज कर्जे ले रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से? वो फौरी करें उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं अब से लेके बजट तक। और इससे अगर मकसद इकोनॉमिक एक्टिविटी का शहबाज राना बढ़ाया जाना था तो वो भी नहीं बढ़ी, एक्सपोर्ट्स को भी खातिर खा कोई एज नहीं मिला इससे। मैं ऐड कर दूं, इसके साथ ही आज भी पाकिस्तान का जो ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट है वो 350 लीटर मुफ्त पेट्रोल हर महीने ले रहा है। क्यों वापस नहीं ले रहे? अब आज भी पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं और पाकिस्तान के जो जजेस हैं और पाकिस्तान बाकी ब्यूरोक्रेसी और काबीना के अरकान है, वो मुफ्त सहूलियात ले रही है। तमाम की तमाम सहूलियात फौरी वापस होनी चाहिए। मैं फिर ये देखें, ये सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हुकूमत ये काम ना किया, देखिए रैशनैलिटी ये डिमांड करती है कि तमाम सब्सिडीज जो है पेट्रोल की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये विड्रॉ होनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे इस पे बड़ा क्लियर व्यू है और मैं बड़ी देर हुकूमत को से कह रहा हूँ, आप लोग ताखीर करें, आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर इस मुश्किल से गुजरे तो फिर एक तबका क्यों गुजरे, पूरा मुल्क क्यों ना गुजरे? और वो लोग जो कि सबसे ज्यादा वो कर सकता है, उसको आपने आज भी आपने उसको रिलीफ दी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन दी एंड ये जो मूडीज की खबर छपी है आज हमारे एक्सप्रेस पे भी है और दीगर अखबारात में भी, जो रेटिंग के हवाले से है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग को तो बरकरार रखा गया है लेकिन हमारा जो आउटलुक है उसे मुस्तहकम से मनफी कर दिया गया है। एक इसका क्या इम्पैक्ट आप ओवरऑल देखते हैं और इसका हमारी सियासी सूरत हाल से कितना ताल्लुक है शहबाज राना? ये जो आउटलुक नेगेटिव हुआ है, ये इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारी सियासत से। उसके अंदर जो उनकी कमेंट्री है मोडीज की, वो ये है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कमजोर है। जैसा कि ये बात लिखी तो नहीं कि तहादी वो 12 जमातों की तहादी ये हुकूमत है, बट उनका इनडायरेक्टली मकसद ये, तो ये आपका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उससे इसका काफी ताल्लुक है। दूसरा, को भी ये चीजें नजर आ रही थी, ये जो मुश्किल तरीन फैसले हुकूमत ने करने, अगर ये नहीं कर पाती
तो फिर आप जो है वो काफी क्राइसिस की सूरत हाल में चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आपका IMF का मुआहिदा जो हो जाता है, जो आप मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है, तो उसके बाद ये जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक मैं नोट ऐड करना चाहूंगा, ये जो 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये सियासत भी करती है। मैं अभी नहीं कह रहा कि इस पे इन्होंने सियासत की है। अच्छा। ये मूडीज, S&Ps हैं और एक और जो है ये समटाइम्स हुकूमतों को दबाव में लाने के लिए भी ऐसे काम करती हैं। तो इनकी क्रेडिट रेटिंग्स को थोड़ा सा आपको वो खुली आंखों से देखना पड़ेगा। जब अमेरिका में वो दिवालियापन हो रहा था, 2008 में क्राइसिस आ रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी रेटिंग्स दी। तो इनकी कहानी भी सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ठीक है। शहबाज राना, आप जैसे लोग हैं हमारे पास बताने के लिए हकीकी पिक्चर, तो आई थिंक हम ज्यादा डेविस्टेट नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और क्लियर पिक्चर रखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे अब बात होती रहेगी, चूंकि बजट भी सर पे है, तो वीड लव टू हैव योर एनालिसिस कि अब आपके क्या बेहतर हो सकता है। कतई तौर पे खुश तो नहीं हुआ जा सकता जी, कतई तौर पे ना किसी सियासी जमात पे तनकीद या तंज किया जा सकता है। इस सूरत हाल में से मिलकर ही निकला जा सकता है। और एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हुकूमत के हवाले से है, जो शहबाज साहब ने भी की, कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के भी IMF से आप मुआहिदा नहीं कर पा रहे, तो यह आपकी नातजर्बाकारी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी की सिचुएशन के बाद फिर आखिर कुछ अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। Exactly, हमारा भी नॉर्मल हो। जनाब एक्सप्रेसो हीरो से कराएंगे आपकी मुलाकात। हुंजा के इलाके अलीबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला कोपहमा सरबाज खान से करवाते हैं, जिन्होंने 2016 में कोपहमाई का आगाज़ किया और दुनिया की 8000 मीटर 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 14 को सर करने वाली ये पहले पाकिस्तानी बन गए। और हाल ही में इन्होंने 8586 जो मीटर बुलंद दुनिया की तीसरी बुलंद चोटी है मकालो, वो सर कर ली है। और इस वक्त 11 चोटियां इन्होंने सर 11 किया। चोटियां सर अच्छा, 14 भी करेंगे जैसे ये जा रहे हैं ना, जिस पे इससे सरबाज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। सरबाज कैन यू हियर अस? कैसे? यस बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही हमारे साथ थे आप, आपको आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, जी। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने थोड़े माइक को सेट कर लें। सरबाज हमारे साथ मौजूद है, जिनके हवाले से हम आपको बता रहे थे, इन्होंने हाल ही में 8586 मीटर बुलंद दुनिया की चोटी सर की है। और इस हवाले से आज हमने सोचा कि हम सरबाज से बात करेंगे। सरबाज, कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल, मैं आप जी बिल्कुल, आप लोगों की आवाज आ रही है। मुझे लगता है आपकी हैंड्स फ्री में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हैंड्स फ्री नहीं थी तो हम आपको सुन पा रहे थे ऑफ दिए, तो इसको जरा ट्राई कर ले। इट्स ओके, आप फिक्स कर ले, हम आपसे दोबारा बात कर लेते हैं जी। कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे हीरोज को आपके सामने लेकर आए। सो सरबाज का जब ये पहले भी ऑफ एंड ऑन इनके बारे में और इनसे बात होती रहती है, चूँकि हमने नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के खास तौर पर जब से हमने एक्सप्रेसो का स्टार्ट किया है, हमारा फोकस रहा है कि हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करते रहें। पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसकी हम बात करते रहें। एंड ओबियसली माउंटेनियरिंग के हवाले से तो बहुत बड़े बड़े नाम है जिनको हमने मुसलसल फोकस किया है। उनमें से सरबाज एक है। सरबाज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। क्या सरबाज, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं, सरबाज तक हमारी आवाज, सरबाज आप तक ये आवाज पहुंची है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू हियर यू। अच्छा जी, हम इस पे बात करेंगे और उसके साथ साथ टूरिज्म और नॉर्दर्न एरियाज की भी बात कर रहे थे, तो उसके लिए वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद रहते हैं हर वक्त। और वकार भाई इस वक्त भी गए हुए, तो हम टूरिज्म की और सियाहत की और जब इन कोपहमाई के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी टीम में तो एक्साइटमेंट लेवल या ऐसे लोगों को लेकर आना, उनसे हमारी मुलाकात करवाना। वकार अहमद मलिक जी, काम तो एक बहाना है, असल मकसद तो वकार साहब का ये होता है कि वो हमेशा नॉर्दर्न एरियाज में घूमते फिरते रहते हैं, और न सिर्फ घूमते रहते हैं नाज़रीन, बल्कि वो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर और बड़े अच्छे मनाजिर हमें भेज के जलाते भी हैं, और फिर उसके साथ बड़े सार्कास्टिक किस्म के वो कैप्शंस भी भेजते हैं। तो वकार भाई, इफ यू आर वाचिंग राइट नाउ सिटिंग समवेयर इनसाइड, इस वक्त चित्राल में वैसे वो मौजूद हैं, तो हाँ चित्राल में वो मौजूद हैं। तो कहीं हो सकता है सुबह आप बैठ के इस वक्त एक्सप्रेसो देख रहे हैं, तो हम एक तो आपको मिस तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सूरत हाल है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे मौसम में वहीं पे ही होना चाहिए। खैर, सरबाज से एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। सरबाज, हम बातें कर करके थक गए, अब तो आप बोल दीजिए, आपको आवाज आ रही है? There is something technically wrong. सरबाज, कैन यू हियर अस? आवाज आ रही है सरबाज? नहीं, सरबाज हमें नहीं सुन पा रहे, सो हम कोशिश करें एक दफ़ा और ट्राई कर लीजिए कि अगर हमारी बात हो जाए। चूँकि बुनियादी तौर पे जो 8000 वाली पीक्स हैं, इसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे दीगर जो माउंटेनियर्स हैं वो भी इस पर कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में एक जो बड़ी बुरी इनफैक्ट 2 खबरें आई रिसेंट पास्ट के अंदर। एक तो अली के सतपारा के हवाले से थी, एंड देन अली रज़ा सतपारा के हवाले से थी, जिन्होंने इस हवाले से आपको बताएं कि उनका इंतकाल हो गया। वो भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के दौरान गिरे थे। इब्तदाई खबरें ये
आई कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटी, लेकिन फिर वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और इंतकाल कर गए। सो बड़ा ही एक मुश्किल लम्हा माउंटेनियर्स के लिए था, लेकिन ये सरबाज जैसे जो लोग हैं दे कीप ऑन डूइंग सच एफर्ट्स। सरबाज से हम बात करेंगे, लेकिन येट वी हैव अनदर विश आप तक पहुंचाने के लिए। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम के हवाले से, जिनकी आज बर्थडे है, 56th बर्थडे है। 3 जून 1966 को वो लाहौर में पैदा हुए वसीम अकरम। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से उन्होंने तालीम मुकम्मल की। बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है और उनके जो क्रिकेट करियर में जो उनकी एंट्री थी वो बड़ी दबंग एंट्री थी। उन्होंने 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेट्स हासिल की, जबकि वसीम अकरम के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने टोटल 356 वनडे खेले, जिसमें उन्होंने 502 शिकार किए। साथ साथ जी 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में वसीम अकरम साहब के हवाले से आपको बताएं तो वर्ल्ड आउट क्लास जो बॉलिंग की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कप जीता और 2003 में विकेटों की 5वीं सेंचुरी मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर भी बन गए। वर्ल्ड कप 2003 में 4 मार्च को बारिश की नज़र होने वाले मैच के बाद दुनिया क्रिकेट पर 19 बरस अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद वो रिटायर हो गए और हाल ही में पीसीबी हॉल ऑफ फेम में उनको शामिल किया गया है। और आज इस लेजेंडरी क्रिकेटर की बर्थडे है, तो वो विश वसीम अकरम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत ज़बरदस्त इनका क्रिकेटिंग करियर रहा है, उसके बाद का जो करियर है वो भी बहुत अच्छा। इनका जो अज़दवाजी करियर है वो थोड़ा सा शुरू में मुश्किलात का शिकार भी हुआ जब इनकी पहली अहलिया का इंतकाल हुआ, और अब इनका जो अज़दवाजी करियर है वो भी बड़ा अच्छा। और इनकी जो वाइफ हैं वो सोशली बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती हैं, शनायरा अकरम, मुख्तलिफ काम करते हुए। और वसीम भाई की क्रिकेट तो मशहूर है ही, वसीम भाई की पंजाबी भी बड़ी मशहूर है, खासतौर पर जो वो भी बहुत बड़ी मशहूर है। और खास तौर पे जो अक्सर कराची बीच के ऊपर खड़े होकर, सी व्यू के ऊपर खड़े होकर कमेंट्री करते हैं और पाकिस्तानियों को जिस तरह वो याद कराते हैं कि आपने कैसे मुल्क का ख्याल रखना है, वो भी बड़ा अमेजिंग है। इंसान के बच्चे बनना है। वसीम भाई वी लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच मेमोरेबल मोमेंट्स इन क्रिकेट, और अल्लाह आपको लंबी और सेहत भरी जिंदगी दे। इस दुआ के साथ हमने ब्रेक लेनी है जी। सरबाज से तो बात नहीं हुई, लेकिन चलें ब्रेक ले लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं हम प्रोग्राम के एक तो दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद, और इसमें हम कुछ और अच्छा एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं अमला हसन से पूछ रहा था, मैं ऑन एयर ही पूछ लेता हूँ कि क्या हल है। अब पेट्रोल तो 210 का हो गया और शुनेद ये है कि ये और भी ऊपर जाएगा, तो हल क्या है इसका? पैदल या साइकिल, 2 ऑप्शन है। अच्छा, आज पैदल का तो नहीं, लेकिन साइकिल का आलमी दिन जरूर है। तो जस्ट डिसाइडिंग कि इसको कैसे हम आपको बताएं, तो आज साइकिल का आलमी दिन है। और दिलचस्प सूरत हाल ये कि दारुल हुकूमत जो कोपनहेगन है जी, इस मामले में उसके शहरी तकरीबन रोजाना 3 किलोमीटर की मसाफत से साइकिल चलाते हैं। और ये शहरियों का जो मजमूई सफर है, ये एक रोज में दुनिया के गिर्द 35 चक्कर लगाने के बराबर है। और इसके अलावा मौसम सरमा में इन ममालिक के अंदर 75% जो जरिया है, क्या कहना चाहिए, आने जाने का जो जरिया है वो साइकिलिंग ही है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात है, वहाँ पर साइकिल चलाना को इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। वैसे तो अब जो इकोनॉमी की पाकिस्तान एग्जैक्टली सिचुएशन है, ऐसे में आप पैसे भी बचा सकते हैं और आप सेहतमंद भी रह सकते हैं। और इसी हवाले से वर्ल्ड बाइसिकल डे आज मनाया जा रहा है, ताकि आप साइकिल पे जाएं और अपनी खुद को हेल्दी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पैसे भी बचाएं। मैंने सुना है शहबाज शरीफ साहब ने कहीं बात की है इस बारे में, अगर नहीं की तो करनी चाहिए। सस्ती साइकिल्स देनी चाहिए लोगों को, कम से कम स्टूडेंट्स को तो दी जा सकती है भाई। आप उनको कुछ सस्ता देने को ना कहें, सब वो महंगा नहीं, लेकिन आप देखें कि जो खाली रिक्शा और या स्कूल वैन वाला है ना, वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए महीने के लेता है एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के। तो इतने तो बच सकते हैं कि अगर बच्चे ट्रेन हो जाएं, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर भी मिले। ड्राइवर और बस ड्राइवर क्या करेगा? वो पेट्रोल कम डलवाएगा, इस तरफ हमारे वो बचेंगे पैसे, डॉलर्स बचेंगे हमारे। सारी इकोनॉमी तो हम चला रहे हैं यहाँ पे। खैर जनाब, इस हवाले से एक तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। कोशिश करें आप जितना पैदल चल सकते हैं, गाड़ी को, व्हीकल को अवॉइड कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लें, तो पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा। साइकिल से 4 लोग जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ी पे जाने की बजाय एक गाड़ी पे 4 लोग नहीं, घर से गाड़ी पे जाने के, पेट्रोल जाने के। अच्छा चले, ये मशवरे नहीं रुकेंगे। आप टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज देखें दूसरे आर की। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फैज बताएंगी फतह की जमानत समझी जाने वाली जमजमा तोप की 3 सदियों पर मुहित दास्तान। वजदान की सुने या अक्ल की, जिंदगी में फैसले कैसे किए जाएं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली के मद्दाह आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। हेडलाइंस
आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज आज हमें बता रही हैं फाते की जमानत समझे जाने वाली जो जमजमा तोप है उसकी 3 सदियों पुरानी एक जो दास्तान है, उस तोप की क्या दास्तान है, देखते हैं आज के मेरे पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल चौक पर और यहाँ पर नस्ब ये तोप एक तवील जंगी जिद्दोजहद की दास्तान सुना रही है। यहाँ से गुजरने वाले हजारों अफराद इस तोप की तारीख के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज के इस सेगमेंट में मैं आपको इस तोप की दास्तान सुनाऊंगी। अगर इसको बेजान गाजी कहा जाए तो भी गलत ना होगा। आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिर इस तोप को पंजाब में हुकूमत की जमानत क्यों समझा जाता था, इस तोप को कब, क्यों और किस लिए बनवाया गया। आज के इस सेगमेंट में जानेंगे इस तोप की कहानी के बारे में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अब्बास नकवी उर्फ लाहौरी खोजी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये तोप जो है ये बनवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? जी, बुनियादी तौर पे अगर हम लाहौर की तारीख का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि अफ़गानिस्तान से भी लाहौर पे हमले हुए। अच्छा। और उसमें जब अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत 17वीं सदी में जब यहाँ हुई तो उस वक्त भी लाहौर पे उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान 9 हमले किए। जब उनको पता चला कि मरहट्टे बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है पंजाब से होता हुआ KP की साइड पे जा रहा है, तो उस वक्त उनको रोकने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर भी हमला किया और लाहौर से आगे के इलाके भी फतह किए। अच्छा। तो उन मरहटों की उस ताकत को रोकने के लिए उन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली के वज़ीर आज़म थे शाह वली खान, उनके मशवरे से लाहौर के अंदर रहते हुए एक तोप बनाने का हुक्म दिया। अच्छा, तो क्या ये एक तोप बनाई गई थी? नहीं जी, बुनियादी तौर पे 2 तोपें वजूद में आई थी। जब लाहौर में उन्होंने तोपे बनाने का हुक्म दिया तो उस वक्त लाहौर के जितने भी हिंदू घराने थे उनको कहा गया कि आप अपने घर से खराज के तौर पे जो है वो अपने बर्तन दें। फिर उनको डलाने के बाद, पिघलाने के बाद ये 2 तोपें वजूद में आई थी। एक तोप तो ये है, दूसरी तोप कौन सी थी? दूसरी तोप अहमद शाह अब्दाली जब वापस अफगानिस्तान जा रहे थे तो रास्ते में दरिया चनाब में चूँकि पानी बहुत ज्यादा था और वहाँ पे एक तोप जो है वो जाते हुए डूब गई थी। अच्छा, और दूसरी जो तोप ये आपके सामने है, इसको चूँकि इसका वजन बहुत ज्यादा था, लाहौर के हाकिम उस वक्त नवाब अब्दुल्ला खान थे, उनकी निगरानी में इस तोप को लाहौर उनकी सिक्योरिटी में छोड़ दिया गया। तोप बनने के बाद कौन सी पहली जंग थी जो इस तोप ने लड़ी थी? 1761 में फिर जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली की तरफ बढ़ी तो उस वक्त मरहट्टे दिल्ली फतह कर चुके थे और उसके बिल्कुल करीब ही एक छोटा सा किला था कुंजपुरा का। अच्छा। वो भी उनके कब्जे में जा चुका था। तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर पानीपत का एक मैदान जो उस वक्त, इससे पहले अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो 3 मरतबा हिंदुस्तान की तारीख का धारा बदलने वाला जो ये जगह है पानीपत, इसमें एक पहली जंग ज़हीरुद्दीन बाबर ने लड़ी, दूसरी जंग उसके बाद शहनशाह अकबर ने लड़ी और तीसरी जंग अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की जंग में इस तोप ने कितनी जानें ली थी? जी, अगर हम मजमूई तौर पे बात करें तो अहमद शाह अब्दाली की फौज की तादाद कमोबेश 1.25 लाख थी। अच्छा। और जबकि मरहट्टे और दूसरे उनकी इत्तेहादी फौजें जो थी उनकी तकरीबन 90,000 थी। तोप के कारनामों में ये भी है कि इन्होंने यहाँ की जो मुकामी मरहटों की फौज थी उनके ऊपर खचे उड़ा दिए और मजमूई तौर पर मरहटों की 90,000 में से तकरीबन 65,000 फौज मारी गई। जब ये पानीपत की जंग हो गई उसके बाद ये तोप कहाँ गई थी? अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज पानीपत में जो है फतह पाने के बाद जब वापस लाहौर अहमद शाह अब्दाली आया तो वो इन तोपों को वापस अपने साथ अफगानिस्तान ले जाना चाहता था। ये तोप इस लिहाज से भी अहम है कि आने वाले ज़मानों में ये एक फतह की अलामत के तौर पर बन के सामने है। बिल्कुल ऐसा है, मतलब जो जीतता था वो कहता था कि ये तोप बिल्कुल, वो समझता था कि अगर ये तोप मेरे पास आ गई तो फतह मेरे पास आ गई। उसके पास मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये तोप जो है ये गुजरांवाला भी जाती है। उसमें ऐसा था कि जब लाहौर से अहमद शाह अब्दाली वापस जा रहा था तो इसको लाहौर के नवाब अब्दुल्ला खान के हवाले कर गया। अच्छा। और ये लाहौर के जो बारूद खाना था जो उस वक्त कोट ख्वाजा सईद के इलाके के करीब कहीं वाक़या था,
वहाँ ये रख दी गई। और फिर 1 साल के बाद ही लहना सिंह भंगी ने वहाँ पे हमला किया और वहाँ से ये तोप छीन ली, और इस वजह से फिर इस तोप का नाम भी भंगी तोप पड़ गया। और उसने फिर ये किया कि इसके पहिए उतार कर इसको लाहौर के शाही किले में नस्ब कर दिया। और फिर ये तकरीबन 2 साल वहाँ पे नस्ब रही। गुजरावाला की शक्कर चकिया मिसल थी, उन्होंने ये डिमांड की सरदार चढ़त सिंह ने कि इस जो लाहौर को हमला करने में हमने जो आपको सपोर्ट किया उसमें हमारा माले गनीमत पे हिस्सा दिया जाए। तो लहना सिंह भंगी ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए। अब वो भी तोप मांग रहे थे और ये तोप देना नहीं चाहते थे, तो फिर क्या हुआ? तो आखिर यही हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको हम तोप ही ऑफर करते हैं। अच्छा। और जितनी ये वजनी और जितनी भारी है तो लेके नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन चढ़त सिंह जब यहाँ लाहौर आया तो उसने अपनी 2000 फौज सिर्फ इस तोप को उतारने और खींचकर गुजरावाला ले जाने में लगा। तो क्या वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे? जी, वो यहाँ से गुजरावाला अपना जो उनका आबाई इलाका था वहाँ ले गए और फिर वहाँ ज्यादा अरसा रही नहीं। अलीपुर चट्ठा के जो 2 चट्ठा बरादरान थे, खान मोहम्मद चट्ठा और पीर मोहम्मद चट्ठा, अच्छा। उन्होंने उस खानदान से ये तोप छीन ली और वो अपने साथ इसको अलीपुर चट्ठा ले गए। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर ये दोबारा जो गुजर सिंह था वो बाद में लाहौर का हाकिम भी बना, उसने चट्ठा बरादरान की मदद की थी इस तोप को छीनने में। बाद में फिर उसने ही ये तोप उनसे चट्ठा बरादरान से छीन ली। 1 साल बाद सरदार झंडा सिंह भंगी, एक दूसरा भंगी सरदार, वो गुजर सिंह से ही तोप छीन के अमृतसर ले गया। ये तोप अब अमृतसर पहुंच चुकी है, लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि ये तोप रंजीत सिंह के पास पहुंची थी। जी, लाहौर में रंजीत सिंह ने 1799 में कब्जा कर लिया। अच्छा। और फिर अमृतसर, चूँकि लाहौर का एक जुड़वा शहर है और सिखों के मजहबी लिहाज से भी बड़ा अहम शहर है, हाँ। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1802 में अमृतसर पर हमला किया और अमृतसर को फतह कर लिया। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको जब इस तोप का पता चला तो उसने सबसे पहले ही इस तोप को अपने कब्जे में लिया। अच्छा, उन्होंने भी अपने कब्जे में तोप ही ली। वो चूँकि एक अलामत बन चुकी थी फतह की, इसलिए उसने सबसे पहले इस तोप को अपने कब्जे में लिया और झंडा सिंह भंगी से ये तोप ले ली। महाराजा रंजीत सिंह जब बाकायदा पंजाब का हुक्मरान बना तो उसने फिर इसको डस्का में, उसके बाद सियालकोट की फतह में, फिर इसको मुख्तलिफ इलाकों की फतह के साथ साथ मुल्तान की जंग में इस्तेमाल किया। और मुल्तान की फतह के बाद और उस जंग में बाकायदा इस तोप को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। बाद में माहिरीन ने इसको नकारा करार दे दिया। अच्छा। तो महाराजा रंजीत सिंह ने फिर इसको लाहौर के दिल्ली दरवाजे पे नस्ब कर दिया गया। अच्छा। और फिर ये एक तवील अरसा वहाँ पर नस्ब रही। रंजीत सिंह के दौर के बाद अंग्रेज़ों का दौर भी आया और इस तोप के घन गरज के किस्से जो हैं वो बड़े मशहूर भी थे। तो क्या अंग्रेज़ों ने इसको इस्तेमाल किया था? नहीं जी, चूँकि मुल्तान की मुहिम में 1818 में ही इसको नकारा करार दे दिया गया था। अच्छा। बल्कि बरतानिया का बेटा एल्फर डेविड जब लाहौर आया तो उसके इस्तकबाल के लिए माल रोड को सजाया गया। इस तोप को दिल्ली दरवाजे से उतार कर यहाँ पे नस्ब कर दिया गया। फिर कुछ अरसा ये तोप यहाँ नस्ब रही। बाद अज़ां इसको पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आर्मी को भिजवाया गया और जहाँ इसकी दोबारा से एक दफ़ा तज़ीन व आराइश की गई, इसके ये दोबारा जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था इसको चेंज किया गया और फिर 15 जनवरी 1978 को ये इस जगह पर नस्ब कर दी जहाँ आज आपके सामने है। लेकिन आज अगर हम इस तोप की हालत देखें जो एक वक्त में बड़ी अहमियत की हामिल थी, आज यहाँ पर कबूतरों का बसेरा है और इस तोप की सफाई सुथराई का भी इतना ख्याल नहीं रखा गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? परिंदों की वजह से इसकी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल खराब हो पड़ गई है, बहुत मान पड़ गई। और इसके इर्द गिर्द के माहौल के देखा जाए तो वो भी कोई शायान शान नहीं है। थैंक यू सो मच फैजान, आज आपने हमें इस तोप की हिस्ट्री के बारे में बताया जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको फतह की अलामत समझी जाने वाली जमजमा तोप की 3 सदियों पर मुहीत दास्तान सुनाई। नाज़रीन, ये तोप हमारा कौमी असासा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग इसकी तारीख से नावाकिफ़ हैं। लाहौर की माल रोड पर ये एक झूमर की मानंद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जिसमें हम आज बात करेंगे कि वजदान की सुने फैसले करते हुए या अक्ल की, यानी कि जब फैसला करना हो तो ज़्यादा किसकी माने। हमारे साथ दो माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, मेरी परवेज़ भी और वकार मलिक साहब भी, उनसे हम बात करते हैं। जी वकार। इम्रान, इंट्यूशन और लॉजिक में क्या फ़र्क होता है? इंट्यूशन
कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर से निकलने वाली चीज़ है, जिसको हम गट फीलिंग भी कहते हैं, कई दफ़ा लोग इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं। और लॉजिक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने फैक्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उससे हम गैदर करके हम कहते हैं कि ये एक लॉजिकल आंसर या तरीका है किसी भी चीज़ की तरफ देखने का। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो हम इंट्यूशन जो कि आपकी गट फीलिंग है, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, या फिर आपकी जो लॉजिक है, उनका दोनों का अमेलगमेशन कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन वकार साहब, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमें हमेशा ये इनकरेज किया जाता है या ये बताया जाता है कि हमें हमेशा अपनी गट फीलिंग को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कि अगर आप किसी सिचुएशन में एंटर करते हैं और आपको लगता है कि ये जगह, ये लोग या ये फैसला मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपको अपनी गट फीलिंग को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर ऑल्दो इसके साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं पीछे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हमें ये कहती है कि आप फैक्ट्स देखें और आप ब्लैक एंड वाइट के अंदर रहें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दोनों के साथ अलग-अलग ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आप बिल्कुल लॉजिकल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल इंट्यूशन बेस्ड भी नहीं हो सकते। इंट्यूशन मेरे नज़दीक तो ऐसी चीज़ है जो कि एक है पर्सनल इंट्यूशन, यानी बिल्कुल ही ज़ाती सतह पे आपकी कोई चीज़ है जो कि जिसके हवाले से अभी अगेन बहुत ज़्यादा कोई स्टडीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हम कोई कंक्रीट साइंटिफिक बात नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको यूँ समझ लीजिए जैसे योंग की साइकोलॉजी में आर्कीटाइप्स हैं। तो एक तो यूनिवर्सल आर्कीटाइप्स हैं, मसलन एक माँ का कंसेप्ट है जो कि यूनिवर्सल माँ का कंसेप्ट है, एक मेरी जाती माँ का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह का एक फ़र्क की बात करूँगी, एक जाती इंट्यूशन और शायद एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इंट्यूशन, मे बी वो कोई अलग से मिक्स है, बट वो एक कम्प्लेक्सिटी है। सो हम यहाँ पे जो इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये इंट्यूशन जो है इसके बगैर तो हम फैसला ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। एक इम्पल्स चाहिए होती है हमें फैसला करने की। आप 100% लॉजिकल रहते हुए, साइंटिफिकली स्पीकिंग, आप किसी सूरत में कोई दुनिया का फैसला कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आपने यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, या आपने जिस तरह इस्लामाबाद जाने की बात कर रही हैं, तो ये जो इस्लामाबाद जाने की आप बात कर रही हैं, ये फैसला लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका इस्लामाबाद जाना है, इसके अल्टरनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं। उन मिलियंस में क्या खर्चा आता है और इसमें क्या खर्चा आता है, और इससे जो पैसे सेव किए जा सकते हैं उस पर क्या क्या अल्टरनेट्स हैं। तो ये तो करोड़ों वेरिएबल्स हैं जो कि लॉजिकली इसको सॉल्व करना नहीं पॉसिबल नहीं है। एक इम्पल्स आती है हल्की सी इंट्यूशन की, नहीं यार जाना है, वहाँ पे एक फ्रेंड है, ये कुछ ऐसी एक चीज़ आती है जिसकी वजह से फिर आप वो फैसला करें। जैसे डैनियल कैनमन जो है वो एक थियरिस्ट भी हैं, और वो ये बताते हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो ये रिसर्च कर चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने जो लॉजिकल, जो हमें लगता है कि ये लॉजिकल डिसीजन है मेरा, वो एक्चुअली आपके इंट्यूशन या इमोशन से अटैच होता है, और फिर हम उसको जो रीज़न देते हैं वो हम कहते हैं कि इसकी ये लॉजिक है। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोग कोई भी जब फैसला करते हैं तो हमें लगता है कि ये लॉजिक, क्योंकि ये मुझे बता रही है ये ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न होती है वो हमारे किसी ना किसी इमोशन की वजह से वो डिराइव हो रही होती है। अब जब कोई बंदा फैसला कर रहा है और उसने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर है जहां पर कॉन्स्टेंटली आपको इंट्यूशन आपकी ये कहती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑन आई डोंट थिंक इट्स अ लाइटर नोट क्वेश्चन, मुझे लगता है ये बड़ा ज़रूरी होता है बहुत से लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी का फैसला है, तो शादी के फैसले के अंदर कई दफ़ा लोग जो हैं वो अपनी गट फीलिंग को जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि जी उन्होंने कमिट कर लिया है या वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहां पर वो अब इस फैसले से बैकवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि लॉजिक तो बता रही है कि ये मत करो, इंट्यूशन भी यही बता रही, नहीं इंट्यूशन बता रही है कि ये मत करो, लेकिन लॉजिक कह रही है कि क्योंकि इसमें गड़बड़ बहुत है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि सोशल कॉस्ट ज्यादा है, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ, तो फिर उस वक्त के अंदर लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि फर्द का जो इंट्यूशन है, वो जो जाती इंट्यूशन है, वो डेवलप होता है। आपके जितने आप लॉजिकल होंगे, आपका इंट्यूशन भी किसी हद तक लॉजिकल। बिल्कुल आप इम्पल्स पे पलने वाले एक इंसान है जिसने पूरी जिंदगी जज्बात पे गुजारी है, तो उसका इंट्यूशन भी शायद उसी तरह का होगा। इसमें एक चीज़ जो है वो जो जिसको प्रीमोनिशन कहते हैं, प्रीमोनिशन जो है वो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि उसको तो बेक करना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको उसकी एक सादी सी मिसाल दे देता हूँ। मसलन कोई गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कोई किसी से मेरा झगड़ा होने वाला है, मे बी कोई एक्सीडेंट, कोई किसी भी शक्ल में, तो अगर आपको हार्ट के अंदर या यहाँ पे एक पेनफुल
यानी एक पेन सी जिसको टीसें उठना कहते हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। और आपका ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तजर्बा है कि जब भी उठती हैं तो कुछ होता है और वो पूरा एक पैटर्न आपकी पूरी ज़िंदगी में है, तो ऑफ कोर्स वो आप उसको फॉलो करेंगे आप, यानी किसी हद तक जो आने वाला फ्यूचर में आप, अभी वो लम्हा अभी तक यहाँ नहीं आया, बट आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने इस वक्त किसी डिसीजन की। अच्छा, इससे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ख्याल आया कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि अब क्योंकि ये चीज़ अभी हो रही है तो इसकी वजह से कुछ गलत होने वाला है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम लोग वो जो आपका फोकस और जो विजुअलाइजेशन है, क्योंकि इंसान की बड़ी स्ट्रांग है, जो कि कुछ हद तक आपके कॉन्शियसनेस से भी और सब कॉन्शियसनेस से भी रिलेटेड है, तो हम क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस करें तो अगर कोई चीज़ नहीं भी गलत होनी तो जब वो होती है थोड़ी सी भी माइनर या मेजर, तो हमें लगता है कि इट वाज बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। बट अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान इतना कम्प्लेक्स है कि मिसाल के तौर पे अगर 3 या 4 चीज़ों को मैंने नथी कर दिया है और 3-4 दफ़ा टीसे उठी और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, जबकि आप ये कह रही हैं कि जो हुआ है मैंने उसको नथी कर दिया, दैट्स कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। आप कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहुत गैर जानिबदार रहते हुए क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक ज़हन रखते हुए आप उन तमाम चीज़ों को अगर नोट करें और 99% रिजल्ट आपका किसी न किसी हवाले से कोरिलेशन निकलती है नेगेटिविटी किसी नेगेटिव आउटकम के साथ, तो फिर आप किसी हद तक कह सकते हो, और इस बात को अगर 20 साल गुजर जाए तो वो फर्द तो बहरहाल उसमें ईमान ले आएगा ना कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ऑथेंटिक है। और सेकेंडली ये है कि इंट्यूशन जो है वो सिर्फ उसकी कारफरमाई सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि आपकी एक फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी में फैसलों के हद तक नहीं है। इंट्यूशन जो है उसमें बहुत सारी इजादात हैं जो कि इंट्यूशन बेस्ड है। अब जिस तरह के इंडियन मैथमेटिशियन नसीर नवासा जिन पे मूवी बनी, अब वो देखिए उनकी जितनी भी नंबर थ्योरी से लेके कितनी बड़ी जो जिसको कहते हैं डिस्कवरीज थी मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिकल जो एनालिसिस थे, वो तमाम चीज़ें जो थी वो इंट्यूशन बेस्ड थी। और उस वक्त तमाम लोगों ने उनको रद्द किया क्योंकि उनके लिए बड़ी नॉवल और बड़ा एक नई सी चीज़ें थी जो उनका अच्छा प्रॉब्लम ये था कि उनके पास भी कोई प्रूव नहीं था क्योंकि इंट्यूशन बेस्ड थी, वो कोई लॉजिकल तो थी नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इजादात हैं वो इंट्यूशन बेस्ड हैं। और इसको यंग की जो साइकोलॉजी है वो तो बहुत ही ज़्यादा एस्पी करती है ना, वो समझती है कि इंसान का जो हज़ारों साल का तजर्बा है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की शक्ल में एक सपोर्टिव है और फिर उसको करता है। और अभी तक मेरे ख्याल में जो मॉडल साइकोलॉजी, हम इस बात को अगर सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का जो फ्लो है उसमें दोनों इक्वली कंट्रीब्यूशन है। पजल है, आप यूँ समझें कि कुछ पीसेज इसके हैं कुछ पीसेज इसके हैं, तो जो अच्छा डिसीजन है वो दोनों के मिलाप से होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ लॉजिकल रहूंगा तो वो पीसेस मिस कर दूंगा। बेहतर डिसीजन के लिए वही है। अगेन चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। बिल्कुल ठीक। इंट्यूशन और लॉजिक जैसे कि हमने डिस्कस किया, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एलिमेंट्स हैं किसी भी अच्छे फैसले को लेने में। लेकिन हमेशा अगर आप इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज्ड हो कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है और लॉजिक क्या कह रही है, या लॉजिक है ये मेरी या इंट्यूशन, अगर आप उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का एक आसान तरीका ये है कि इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो एफर्टलेस है, जो एकदम से आपके ऊपर काइंड ऑफ नाजिल सी होती है, और लॉजिक जो है वो एक थॉटफुल एफर्टफुल प्रोसेस है जिसके बारे में आप सोचते हैं और आप एक डॉट्स कनेक्ट करते हैं और फिर आप एक फैसले तक पहुंचते हैं। इंट्यूशन और लॉजिक दोनों ही आपको फैसले लेने में मदद करती है, तो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी ज़िंदगी के फैसले करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल बी बैक अगेन विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से और वालिदैन की जिम्मेदारियों के हवाले से। गर्मियों की छुट्टियां और बच्चों की खुशी कौन नहीं जानता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन छुट्टियों का पर्पस क्या होता है, इन छुट्टियों में वालिदैन को क्या फोकस करना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को समर कैंप्स में भेजें या ट्यूशन जाएँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे फ़रोग दिया जाए। और स्पेसिफिकली अगर हम समर वेकेशंस की बात करते हैं तो बच्चों का बाहर जाकर खेलना किस हद तक पॉजिटिव चीज़ है या ख़तरनाक हो सकता है, उनके लिए कौन कौन सी जो इंडोर गेम्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो कैसे गुजारें ओवरऑल बच्चे अपनी समर वेकेशंस, इस हवाले से आज हम बात करें। आप चाहती हैं कि बच्चे छुट्टियों में भी पढ़ते रहें? मतलब नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपने वक्त के बारे में सोचें जो छुट्टियों का काम हम नहीं करते थे। और मैंने तो हमेशा किया, वैसे नंबर्स होते थे, बहुत ही कम करते थे, सच्ची जो बात है, और फिर थोड़ी बहुत बार भी पड़ जाती थी। खैर, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गर्मियों की छुट्टियां हमारा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, बीइंग स्टूडेंट, चूँकि हमने सब वो लाइफ गुजारी है। तो प्रोफेसर साहब, आप जैसी जो शख्सियात हैं ये क्यों चाहती हैं कि खुद
जब आप बच्चे थे तो आप छुट्टियों में एंजॉय करना चाहते थे, और अब आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें छुट्टियों में, तो ये खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। दरअसल हमारे वक्त में और आजकल के बच्चों के स्कूलिंग के वक्त में बड़ा फ़र्क है। मैं तो चूँकि अभी मेरे स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स में ही होता हूँ, अगर आप दोबारा स्कूल में आए ना तो आपका दिल करेगा कि दोबारा ये बचपन मिल जाए। अब बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं स्कूल को। पहले हमारा वक्त था ज़रा सख्ती ज़्यादा थी, थोड़ा मारपीट थी, सहूलतें नहीं थी। अब बच्चे हर तरह की इंजॉयमेंट उन्हें स्कूल में मिलती है। पेरेंट्स खर्च करते हैं, स्कूल्स केयर करते हैं, और बच्चे जी हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे लर्न करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़, और बच्चे अपने स्कूल्स को इंजॉय करते हैं। और यहाँ तक हालात हैं कि छुट्टी के टाइम, ऑफ टाइम में, होम टाइम, जब पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि 2 मिनट आप ठहरे, मैं आता हूँ। हमारा आपको याद है, हम तो ऐसे निकलते थे जैसे पहला बच्चा वो छुट्टी का वक्त यूँ होता था कि बस अल्लाह माफ़ करे, वो जैसे कुछ हो नहीं, जैसे कैदी छूट गए, सच्ची बात है। और लेकिन अब बच्चे कहते हैं पेरेंट्स से थोड़ा सा ठहरे, और मैं देखता हूँ शदीद गर्मी में वालिदैन बेचारे सिर्फ इस वजह से ठहरे होते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा और एंजॉय कर ले। फर्क हम आगे भी बढ़ जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में तो नहीं है। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ चूंकि मैट्रिक तक, तो मुझे तो ये लगता है कि सरकारी स्कूल में चूंकि हमारे जो साथी थे वो थोड़े सख्त भी थे, मार कुटाई ज्यादा होती थी, सख्ती, इसलिए बच्चे भागते थे, हम लोग भागते थे कि जल्दी से निकलें। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे चूंकि फीसेस बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए बच्चे वहाँ पे रहना चाहते हैं। ये फर्क है। सरकारी स्कूल्स में भी तब के और अब के फर्क पड़ गया। यानी तब एक डंडा हमेशा साथ होता था, टीचर के मारते भी थे, और वालिद जाके कहते थे कि हड्डियां हमारी हैं और बाकी मांस आपका, तो वो मारते थे टीचर और सख्ती करते थे। अल्लाह ताला उनका भला करे, एक तरीकाकार यही था। जी। बाद में जब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और मार नहीं प्यार का जब वक्त आया, तो अब कम ही कोई मारता है, बहुत मारे भी तो जी हाँ मना है, मार वो फिजिकली जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बैंड है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं। बारह चले, चूंकि आप एक टीचर भी हैं और उम्र के उस हिस्से में भी है कि जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और खुद हम अपना बचपन तो डिस्कस कर ही नहीं। आइडियल छुट्टियाँ कैसे गुजारें प्रोफेसर साहब, क्या हो सकता है आइडियल? ये जो बात है ना, आपने आज के दिन ये मजमून लेकर वाक़अतन अगर हमारे जो नाजरीन सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए बहुत कीमती वक्त है कि बच्चों को जब स्कूल से छुट्टियां हो गई तो हमेशा याद रखें कि बच्चों के ऊपर जो शैतान भी तो एक है ना, जो बुराई की कुव्वत है, ईवल स्पिरिट जो उन पर काम कर रही है, उसको छुट्टी नहीं है। शैतान तो अपना काम जारी रखे हुए है, वो जो अपनी डायबोलिकल एक्टिविटीज बच्चों में इंड्यूस करना चाहता है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक, कई अहादीस हैं इस टॉपिक पर, सही हदीसें हैं कि जब एक बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए निकलता है तो दर्स में पढ़ने, वो स्कूल और मदरसा का फ़र्क नहीं है, जब वो तालीम हासिल करने, इल्म नाफे लेने के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने पर उसके पाँव के नीचे बिछाते हैं, उसके लिए परिंदे दरख्तों पर दुआएं करते हैं, उसके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं, पानी के अंदर मछलियां दुआएं करती हैं। हर चीज उनके लिए दुआ क्यों करती है कि इस मुल्क, इस मुआशरे और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बेहतरीन फर्द तैयार होने जा रहा है जो इसके मुस्तकबिल को संभालेगा, जो इसके काम आएगा। अब जब वही बच्चा स्कूल से रुकता है तो यकीनन जब वो सारी चीज़ें जो उसको इतने बड़े इनामात मिले हुए थे, अब जब वो घर में रुकेगा तो उसके बिगड़ने के चांसेस इस सूरत में ज़्यादा हैं अगर वालिदैन केयर ना करें। आपने जो भी मौजू लिया ये इस वाले से अहम है कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि अब जब छुट्टियां हो गई हैं तो हमें अपने बच्चों का एक टाइम टेबल तरतीब देना होगा, हमें बच्चों के सोने और जागने के औकात पर नज़र रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि चूँकि स्कूल नहीं जाना लिहाजा देर तक सोए रह जाएँ, स्कूल नहीं जाना लिहाजा रात को देर, यानी वो जो बुरी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर बच्चों में हमने वो इनकलकेट कर दिए इन दिनों में, ये बच्चे डेवलप कर गए तो क्या बनेगा। इसलिए लाजिम है कि बच्चे वालिदैन अपने बच्चों की हर चीज़ पर नज़र रखें और इनको वक्त पर सुलाएं, वक्त पर जगाएं, इनको एक्टिविटीज़ करवाएं, इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करवाएं, इनको गेम्स भी करवाएं, इनकी स्टडीज़ भी करवाएं, इनके कुरान मजीद की तिलावत का ख्याल करें। बच्चों को ओवरऑल, और सबसे बड़ा वक्त वालिदैन को मिल गया बच्चों को अपने करीब करने का। वो वालिद जो कहता था कि मैं सुबह जाता हूँ तो बच्चे सोए होते हैं, रात को आता हूँ तो बच्चे सोए होते हैं, अब उस वालिद को वक्त मिल गया कि अपने बच्चों को वक्त दे, अपने करीब करे, बच्चों को अपना लम्स दे। ये माँ बाप दोनों से कहता हूँ, बच्चों को टच करें, बच्चों को हग करें, बच्चों को प्यार करें और बच्चों को अपने साथ रखकर उनकी यानी बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम करें ताकि बच्चे नेकी की राह पर गामजान होना उनके लिए आसान हो जाए। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से आपने कहा कि समटाइम्स ये होता है कि समर वेकेशंस आती है, पेरेंट्स बेचारे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जाते हैं कि बच्चे पूरा दिन घर हैं, इनको हैंडल कैसे करना है, उसमें उनकी स्लीपिंग पैटर्न से लेके खाने पीने के पैटर्न्स तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो पेरेंट्स भी बड़ी
बौखलाहट का शिकार होते हैं, तो उनके लिए खुद को पॉजिटिव रखना, जो आपने सजेशंस दिए उनको साथ मैनेज करना, टाइम टेबल बनाना, कुरान करीम हो या दीगर मामलात हो, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पेरेंट्स का भी तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। दरअसल बात यह है कि अगर इसकी अहमियत को और इसकी ज़रूरत को, इसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी और इनएविटेबिलिटी को अगर वो अपने सामने रखें तो कभी तंग नहीं होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो जो भी नेमत अता किया है ना, उसके बारे में सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत का पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी नेमत है औलाद, इसके बारे में क़यामत के दिन बहुत सवाल होगा। वालिदैन को एहसास रखना होगा और ख्याल करना होगा कि इसके बारे में जब सवाल होगा, जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इस आजमाइश से गुजरने के लिए वालिदैन को अगर मेहनत करने से तंग पड़ते हैं तो सिर्फ रिप्रोड्यूस करना, तो ये तो जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं। इंसान की फजीलत तरबियत में है, पैदा करने में नहीं है। इंसान अगर तरबियत से तंग आ जाए, इंसान अगर उनका टाइम टेबल बनाने और उस पर उनको गामजन करने में तंग आ जाए, तो समझ लें कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। और अल्लाह के हुजूर हम जो बच्चे, जो नेमत हमें जिस काम के लिए मिली थी, हम उससे अपनी जान छुड़ा रहे हैं, छुटकारा चाह रहे हैं, और हम गुनाहगार होंगे अल्लाह के नज़दीक। लिहाजा इन बच्चों को, इनको नेकी पर कायम करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। और जब इनको नेकी पर कायम करेंगे तो खुद नेकी पर कायम नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? वालिदैन को खुद नेकी पर कायम होना होगा, वालिदैन को खुद तकवा इख्तियार करना होगा, वालिदैन को अच्छाई की तरफ खुद आना होगा। अनटिल अनलेस वो खुद इस तरफ नहीं आते, बच्चे उनके पीछे नहीं आएंगे। बहुत सारे वालिदैन, मैंने सुना, मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं कि कोई माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चे झूठ बोलें, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चे चोरी करें। एक बात मैं आज ये कह दूं, जो माँ बाप बच्चों की सच्चाई पर मेहनत नहीं करते, इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि बच्चे झूठे बन जाए। हालांकि वो नहीं चाहते, लेकिन कर क्या रहे हैं? इस बात पर नहीं करते तो वो बेईमान बना रहे होते हैं। बन रहे होते हैं। चूंकि मैंने ये बात पहले कह दी कि शैतान अपना काम कर रहा है। जिस बच्चे के पर नेकी की मेहनत नहीं होगी, वो गुनाहगार खुद ब खुद बन जाएगा। अब ये एक मरहला तो गुजर गया, चले कहीं नेग्लिजेंस वालिदैन से हो गई, उन्होंने अच्छे से ब्रॉटअप नहीं किया, तवज्जो नहीं दे सके, कुछ भी हुआ, फैमिली मसाइल थे। अब बच्चा जिद्दी बन गया या बच्चा थोड़ा नाफरमान बन गया, उसको उसका मुस्तकबिल भी बनाना, चूंकि वो नादान है, उसको तो नहीं पता, फिर वालिदैन क्या करें? इसके लिए क्या? बड़ा आपने दुखी एक सवाल कर दिया। ये एक बड़ी हकीकत है इमरान भाई, ये इतनी बड़ी हकीकत है। बच्चे जब हमें आइडियल समझ रहे होते हैं ना, हम उस वक्त परवाह नहीं करते। मतलब बच्चे की उम्र होती है 2, 2.5, 3 साल तक, अपने माँ बाप को इतना आइडियल समझता है। मैं कल परसों एक जगह प्रोग्राम में कह रहा था कि एक बाप जिसके पास साइकिल भी नहीं, उसके पास कोई सहूलत नहीं है, बच्चा उसने उठाया हुआ, एक अमीर कबीर बंदा आ जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ा सब कुछ, उस बच्चे को अपने पास बुलाए तो बच्चा इनकार कर अपने बाप के साथ जुड़ जाता है। ये बच्चा जब अपने बाप को सब कुछ समझ रहा था, दुनिया की हर चीज अपने बाप को समझता था, तब बाप ने तवज्जो नहीं की। अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब जब उसने अपनी हैबिट्स डेवलप कर ली, अब जब वो जिद्दी हो गया, जो सवाल आपने किया, अब उसको तरबियत देने के लिए बहुत बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में है कि अपने बेटे को नसीहत की। उस नसीहत का खुलासा करता हूँ कि वैज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करो। अब इस मौके पर आकर पहले वालिदैन को समझना होगा, हमने खुद तौहीद, रिसालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पूरी तरह कायम होना है। जब खुद कायम हो जाएं तो अब बेटों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करने के लिए मेहनत शुरू कर दें। जब औलाद में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक कैमरा लगा देना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर चीज को जानता है, अल्लाह नाराज होगा, आप अपनी नाराजगी तो चुका, वह मानता नहीं, जिद्दी हो गया, तो अल्लाह का खौफ उसको दिला के नेकी की राह पर कायम कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुख्तसर इसको बताने के लिए। बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें। बड़ी अच्छी बात फिर सबने की, बच्चों को वक्त दें, उनको साथ लगाएं। जितना अच्छा ये आप कर सकते हैं, उतने बच्चे आपके करीब होंगे, आपकी बात मानेंगे भी, और फिर छुट्टियों में आपको ना लाइटर नोट तंग नहीं करेंगे ज़्यादा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू स्पेस। फाइनली सरबाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माउंटेनर हैं और ज़बरदस्त, उन्होंने हाल ही में 8586 मीटर दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी मुकालो सर किया। आई होप मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ। सरबाज से अब बात करते हैं। सरबाज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपको वंस अगेन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अपने इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए, कैसा रहा ये, एंड ओवरऑल आपका माशाल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा जा ही रहा है।
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मैं दुनिया के तीसरा और दुनिया का 5th हाईएस्ट माउंटेन पे क्लाइंब करने, और मेरा मिशन समिट 14 प्रोजेक्ट का 10वां और 11वां पीक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स लगे और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कामयाबी मिली। और ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी क्लाइंबिंग कम्युनिटी की कामयाबी थी, और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रहा। That's amazing। अच्छा सरबाज, एक तो ये कि ये जो आप मुख्तलिफ जो चोटियों का इंतखाब है, ये क्या मौसम की मुनासबत से करते हैं, या अपनी फिटनेस को देखकर, या अपना जो एक बॉडी टेम्परामेंट है उसको देखकर आप करते हैं, या फिर आपने मिशन बनाया हुआ है कि नहीं एक के बाद एक ये करते चले जाना है? सो कैसे ये इंतखाब कैसे हो रहा है? ये है मेरा प्रोजेक्ट है मिशन समिट 14, जिसके 11 पीक्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, और जो 3 मेरे रहते हैं इंशाल्लाह मैं इसी साल, मेरा प्लान है अभी जून जुलाई में पाकिस्तान में जो रहती है मेरी कशबरूम 1, और देन चाइना में, तिब्बत में शिशपामा और चोयू। और जो भी हम इंतखाब करते हैं, लाजमी बात है हर मुल्क का एक वो होती है वेदर, मौसम और सीज़न होती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे जून जुलाई है, नेपाल में स्प्रिंग सीज़न बेस्ट होती है। तो जो स्प्रिंग सीज़न में जो क्लाइंबिंग होती है नेपाल में, वो एवरेस्ट, जो अभी मैंने किया कंचनजुंगा और मकालू पे होती है। तो अभी वहाँ पे तकरीबन सीज़न एंड हुई है, तो फिर हम पाकिस्तान की तरफ हमारा रुझान है कि हम जून जुलाई में पाकिस्तान के जो पीक्स है वो मौसम को देख के ही हम क्लाइंब करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सरबाज, ये भी बताइएगा कि ओवरऑल आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, और आपका फ्यूचर क्या टारगेट है कि आपने कौन सी चोटी को सर करना है, जिसके बाद फिर हम आपको एक्सप्रेसो में बुलाएं? इंशाल्लाह मेरा जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, मेरा 12वां पीक है, 14 मिशन का 12वां पीक जो है, मैं पाकिस्तान में ही, जो मेरा पाकिस्तान का लास्ट पीक रहती है कशबरूम 1, जो कि कराकोरम रेंज में है। तो इंशाल्लाह मैं जून के 25 एंड तक मैं उस पर मुहिम स्टार्ट करूंगा, और मिड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जुलाई इंशाल्लाह। अच्छा सरबाज, अभी इंशाल्लाह ठीक है, अभी हालिया कुछ जो वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ माउंटेनियर्स की डेथ हो गई है, कि ये इतना मुश्किल खेल है कि इसके अंदर ये हो सकता है, और इतना चैलेंजिंग भी है, लेकिन ये ऊपर नीचे इस तरह के वाकयात होना, हमने बड़े कीमती लोग इसमें चले गए, तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान में वो जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं कहीं उनका कोई इशू है, या महज हादसाती ही है जो हो रहा है? ये नहीं, नेचर के साथ हम कोई वो नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पहाड़ों पे जो डेथ्स होती है वो नेचुरली होती है, एवरलांच का अचानक आना और रस्सी का टूटना। और नहीं, पाकिस्तान में आपको पता है कि इस खेल को, माउंटेनियरिंग को इस तरह देखा नहीं जा रहा है जिस तरह देखना चाहिए। हमारे पास कोई अभी तक इंटरनेशनल सर्टिफाइड माउंटेन गाइड, इवन हमारे मरहूम अली भाई जो कि दुनिया के पैमाई में एक नाम था, वो भी सर्टिफाइड नहीं थे। तो हमें अशद ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारा यही अपील रहा है, और हम अभी भी करते हैं कि हमें ट्रेन और सर्टिफाइड गाइड की अशद ज़रूरत है, जिस तरह नेपाल और दूसरे ममालिक में सर्टिफाइड गाइड्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा सरबाज, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो इस एडवेंचर के अंदर जाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, जो आपको देख के आइडियलाइज भी करते होंगे। बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? यही मेरा मैसेज है कि किसी को भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर क्लाइंबिंग में। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग्स, एडवांस और इस तरह के ट्रेनिंग्स लेके ही इस फील्ड को अपनाने की एक सवाल मेरा रह जाएगा, अमला ने वो आखिरी सवाल कर लिया, लेकिन मेरा एक सवाल था, वो ये था कि वो फील क्या होती है सरबाज, जब इतनी मुश्किल के बाद इतनी ऊंचाई के ऊपर आप एक 8000 से ज़्यादा वाली मीटर बुलंद चोटी पे खड़े हो जाते हैं, ऊपर आसमान है और बर्फ़ है और चोटी है और तेज़ हवा है, वो फीलिंग क्या होती है, वो तो ज़रा बताइए हमें। लाजमी बात है, इस एफर्ट के पीछे, इसके पीछे आपको एक टाइम लगता है। आप एक्सपीडिशन से पहले की प्रिपरेशन, और जब आप एक्लेमेटाइजेशन स्टार्ट करते हैं, रोटेशंस करते हैं, उसके पीछे आप पूरा अपना जान लगाते हैं। उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है, और एक ऐसी पॉइंट पे
जहाँ से आपको कुदरत के नज़ारे नजर आते हैं। बादल है वो आपके नीचे हैं, हालांकि आपके बादल आपके हमेशा ऊपर रहते हैं। जब आप उस चोटी पे पहुंचते थे कुछ ऐसे होते हैं बादलों के क्लाउड्स के कि वो देखने के काबिल होते हैं और आपको हम उसको बयान नहीं कर सकते, ऐसा फीलिंग आ जाती है। और थैंक यू वेरी मच सरबाज, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अल्लाह करे आप इसी तरह से कामयाबी से चोटियां सर करते चले जाएं। सरबाज खान हमारे साथ मौजूद थे जनाब। आज का शो आपने देखा और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। पेट्रोल डलवाते हुए अपने दिल को थाम के रखिए। कोई बात नहीं, हम भी आपके दुख में इतने बराबर के शरीक है जनाब। मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।